Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of project management. This is lecture number 3 and this is for MSBA second semester and MBA second semester. So आज का हमारा टॉपिक है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी पर. इस पार्ट पर हमने बात की थी. आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कल्चर पे बात करेंगे. सो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हाउ डू कल्चर फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो इन टॉपिक्स पर आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे. सो स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं द वर्ड स्ट्रक्चर इम्प्लाइज ऑर्गेनाइजेशंस. डिफरेंट एम्प्लॉयज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, हम उनकी ग्रुपिंग इस तरह से करते हैं कि उनकी जो एफर्ट्स हैं हम उनको चैनलाइज कर सकें मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ. अब आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 3 की एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बता रहा होता है कि आपकी हिरार्की में लेवल्स कितने होंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स कितना होगा. जब हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि आपके एक सुपरवाइजर को कितने सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट कर रहे होंगे. सो अ स्पैन ऑफ कंट्रोल डिटरमिन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू ईच सुपरवाइजर. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में आपके मैनेजर का वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकता है और कुछ में नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकता है. वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में there are large number of subordinates who are reporting to one supervisor, और narrow में there are few individuals reporting directly to any supervisor. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और ये स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी हमें बता रहा होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह से हम इंडिविजुअल्स को ग्रुप कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, और फिर डिपार्टमेंट्स की ग्रुपिंग हो रही होती है इनटू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो अब यहाँ पर ग्रुपिंग क्यों जरूरी होती है. ऑर्गेनाइजेशन में जो ये ग्रुपिंग हो रही होती है इसकी डिफरेंट बेसिस हो सकती हैं. से फॉर एग्जांपल जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए इनको आप फंक्शंस की बेसिस पे भी बना सकते हो कि आपने डिफरेंट एम्प्लॉयज को ग्रुप कर दिया. वो एम्प्लॉयज जो सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे आपने उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया. इसी तरह से प्रोडक्ट की बेस पे भी हो सकता है कि आपने वो डिफरेंट एम्प्लॉयज जो सिमिलर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे आपने उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया. ज्योग्राफी की बेस पे भी हो सकता है कि वो लोग जो सिमिलर ज्योग्राफिकल रीजन्स पे थे या फिजिकल लोकेशंस पे थे उनका एक डिपार्टमेंट हो गया. इसी तरह से प्रोजेक्ट की बेस पे भी हो सकता है कि आपने एम्प्लॉयज को ग्रुप कर दिया, जो वो लोग जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया. थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपका एक ऐसा सिस्टम डिफाइन होता है जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स को आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो या इंश्योर कर रहे होते हो. कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द डिजाइन ऑफ अ सिस्टम टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स. तो अब थर्ड फीचर जो है इसमें आप सपोर्टिंग मैकेनिज्म की बात करते हो कि आपका सपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सिंपल आपका कम्युनिकेशन का चैनल होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स बता दिए जाते हैं कि प्रोजेक्ट टीम्स जो हैं या एम्प्लॉयज जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से डिसमिनेट होगी. लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जिसमें आप प्रमोट करते हो कोऑर्डिनेशन को या आपके स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होते हैं. तो ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. नाउ वी कैन से कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं. अब पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट आ जाता है तमाम यूनिट्स का या इंटरेस्ट ग्रुप्स का. जो पहला डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास उसमें अरेंजमेंट है तमाम यूनिट्स का और इंटरेस्ट ग्रुप्स का जो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं. उसमें आपकी प्रोजेक्ट टीम भी आ जाती है, क्लाइंट, टॉप मैनेजमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स और दूसरे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं. जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट टीम का. इसमें क्या होता है कि आप स्पेसिफाई करते हो रिलेशनशिप बिटवीन द टीम मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एंड देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज एंड देयर इंटरेक्शन विद द प्रोजेक्ट मैनेजर. तो ये 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे होते हैं. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं. अब ऑर्गेनाइजेशंस को आप स्ट्रक्चर कर सकते हो डिफरेंट वेज में. ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और एक्सट्रीमली सिंपल भी हो सकती हैं.
अब आप किस तरह से ये स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप होते हैं, आप इनके इन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से डेवलप करते हो, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये बाय चांस नहीं होता, बल्कि ये आपका एक इट इज द रिजल्ट ऑफ अ रीजन रिस्पॉन्स टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फर्म। अब हमने पहले भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब बात की थी, हमने कहा था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंट फोर्सेस होती हैं जो फर्म की एक्टिविटीज को, कि वो किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा, उनको डिटर्मिन कर रही होती हैं। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो जो आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है फर्म की एक्टिविटीज में, वो आपके कंपैरेटर्स भी हो सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज भी हो सकती हैं, लीगल और रेगुलेटरी बॉडीज भी हो सकती हैं, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, आपके पास कितनी ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास कितनी फाइनेंशियल रिसोर्स है, आपके पास सप्लायर्स कितने हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। हम जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इनको तीन जो है वो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम कहते हैं कि कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड बाय ग्रुपिंग पीपल परफॉर्मिंग सिमिलर एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स, कि कंपनीज को स्ट्रक्चर किस तरह से किया जाता है कि वो लोग जो सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको सिमिलर डिपार्टमेंट का पार्ट बना देते हैं, एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट बना देते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड बाय ग्रुपिंग पीपल इनटू प्रोजेक्ट टीम्स ऑन टेम्पररी असाइनमेंट्स। और जो आपकी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, डिफरेंट एम्प्लॉयज को ग्रुपिंग इस तरह से करते हो कि प्रोजेक्ट टीम का वो पार्ट होते हैं और ये उनकी टेम्पररी असाइनमेंट्स होती हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड बाय क्रिएटिंग अ डुअल हायरार्की इन व्हिच फंक्शंस एंड प्रोजेक्ट हैव इक्वल प्रोमिनेंस। अब यहाँ पर इक्वली प्रोमिनेंट होते हैं आपके फंक्शंस भी और प्रोजेक्ट्स भी, और यहाँ पे डुअल हायरार्की डेवलप हो जाती है। ये हमारे पास तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल टाइप है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, और इसकी लॉजिक क्या होती है कि वो लोग जो सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं आपने उनको एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट बना दिया, या हम ये कह सकते हैं the logic of the functional structure is to group people and departments performing similar activities into units का पार्ट बना दिया आपने उन्हें। अच्छा जी, अब अगर आप बात करें कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी एफिशिएंसी है कि एफिशिएंसी इनहांस हो रही होती है। इसी तरह से एक और एडवांटेज ये भी है कि it becomes very easier to maintain valuable intellectual capital when all the expertise is consolidated under one functional department, तो आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल को मेंटेन करना आसान हो जाता है। अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो क्या है कि आपके जो एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट या एक फंक्शन का पार्ट होते हैं वो बाकी डिपार्टमेंट्स से उनका कंसर्न जो है वो बहुत कम हो जाता है, वो उनकी नीड्स को नहीं, बाकी डिपार्टमेंट की नीड्स को नहीं देख रहे होते। ये हमारे पास इस आइडिया को हम फंक्शनल सिलोइंग भी कहते हैं। Here we can see siloing occurs when similar people in a work group are unwilling or unable to consider alternative viewpoints, collaborate with other groups or work in cross-functional ways. इसी तरह से आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की एक वीकनेस ये भी होती है कि एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा होता, और कम्युनिकेशन चैनल्स जो आपके होते हैं वो फंक्शनल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहे होते, ये इतने ज़्यादा इनोवेटिव भी नहीं होते। तो ये वीकनेसेस हैं आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप सब ऑप्टिमाइज कर रहे हो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को, कि अगर एक आपके डिपार्टमेंट ने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये उनका आइडिया था, तो हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट्स उसमें इतना इंटरेस्ट ना ले रहे हो। प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए हमने बात की थी कि तमाम डिपार्टमेंट्स का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर देन इट बिकम वेरी इजी टू सब ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। इसी तरह से आपके जो कस्टमर होता है वो प्राइमरी फोकस नहीं होता आपके जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें। तो ये सारी वीकनेसेस हैं आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की। अब हम कहते हैं आपके प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज दैट आर सेट अप विद देयर एक्सक्लूसिव फोकस एम्ड एट रनिंग प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हर प्रोजेक्ट जो है वो सेल्फ कंटेन्ड बिजनेस यूनिट होता है, उसकी अपनी एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम होती है। फर्म जो है वो असाइन करता है रिसोर्सेज को, जो फंक्शनल पूल से रिसोर्सेज होते हैं डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट, और उस टाइम पीरियड के लिए जिसके लिए हमने उस प्रोजेक्ट को लेकर चलना है उसमें वो रिसोर्सेज असाइन हो जाते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो लीडर होता है इस प्रोजेक्ट का, और तमाम जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं।
जो आपके डिफरेंट स्टाफिंग डिसीजंस हैं एंड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयज टेन्योर विद द प्रोजेक्ट आर लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज द चीफ पॉइंट ऑफ अथॉरिटी फॉर द प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ही इज द चीफ पॉइंट ऑफ अथॉरिटी इन द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर सबऑर्डिनेट नहीं होता, तो जो आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम था, जो आपका सिलोइंग वाला एस्पेक्ट था, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पर वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। और हमने जैसे पहले बात की, आपके जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसमें आप इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, तो जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है, इंकरेज कर रहा होता है फ्लेक्सिबिलिटी को, और रैपिड रिस्पॉन्स होता है टू इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। अच्छा जी, अब ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है हमारे लिए कि हम डिफरेंट सेल्फ कंटेन प्रोजेक्ट टीम्स को डेवलप करें, मेंटेन करें उनको, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। सेकेंड जो है आपका डिसएडवांटेज, दैट इज द पोटेंशियल फॉर इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द की डिसएडवांटेज ऑफ द प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज इनएफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि हमने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग है वो आपकी फ्लक्चुएट कर सकती है। कभी कभार आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हो, और समटाइम्स ऐसा हो कि आप फ्यू प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हो, तो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आपका डिसएडवांटेज है। इसी तरह से ये डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करना इंटेलेक्चुअल कैपिटल को। जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज था कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल आप मेंटेन कर रही होती हो, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल को मेंटेन करना। इसी तरह से आपकी जो प्रोजेक्ट टीम होती है उनका लेजिटिमेट कंसर्न क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और जब कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट तो उसके बाद उनका कंसर्न क्या होता है, उनका कंसर्न ये होता है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर देम, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपकी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के। अब जब हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें हम कहते हैं द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट activity seeks a balance between the functional organization and the pure project form. The way it achieves this balance is to emphasize both functional and project focuses at the same time. In practical terms, the matrix structure creates a dual hierarchy in which there is a balance of authority between the project emphasis and the firm's functional departmentalization. अब यहाँ पर इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी और आपकी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के भी या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस की भी। यहाँ पर हम एक डुअल हायरार्की क्रिएट कर देते हैं जिसमें बैलेंस ऑफ अथॉरिटी होती है, प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी अथॉरिटी है, और आपकी जो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसके पास भी अथॉरिटी है, तो डुअल हायरार्की हम यहाँ पर डेवलप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके तीन डिफरेंट टाइप्स को देख लें। एक वीक मैट्रिक्स होता है जिसको हम फंक्शनल मैट्रिक्स कहते हैं, एक बैलेंस मैट्रिक्स होता है और एक स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होता है। वीक मैट्रिक्स में फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के पास कंट्रोल ज़्यादा होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने के लिए डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उनको मैनेज करने के लिए। इसी तरह से जो आपका बैलेंस्ड मैट्रिक्स होता है, जब हम बैलेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो अथॉरिटी को और रिसोर्स असाइनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और जो आपका स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होता है ये क्लोजेस्ट होता है टू प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो अथॉरिटी होती है वो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, हम सबसे पहले देखते हैं देयर इज अ प्रेशर टू शेयर स्कार्स रिसोर्सेज अक्रॉस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज। जब आपने स्कार्स रिसोर्सेज को शेयर करना हो देन इट इज एडवांटेजेस कि आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएं। There is a need to emphasize 2 or more different type of outputs, कि अगर आउटपुट्स आपके 2 या 2 से ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल कॉम्पिटेंस को भी फोकस करना है और आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ भी जाना है, तो फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बेहतर काम करती हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक, तो जब आपकी एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बेहतर काम कर सकती हैं। So here in the matrix structure, the goal is to create a simultaneous focus on the need to be quickly responsive to both external opportunities and internal operating efficiencies. अच्छा जी, अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर डुअल हायरार्की होती है जो पोटेंशियली नेगेटिव इफेक्ट जिसका हो सकता है, क्योंकि आप मल्टीपल अथॉरिटी क्रिएट कर रहे होते हो ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉइज 2 हेड्स को उन्होंने जवाब देना है, तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस आ रहे होते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रुप एंड द हेड ऑफ देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। तो एम्प्लॉइज के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, डुअल हायरार्की का प्रॉब्लम हो सकता है कि कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस आ रहे होते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रुप एंड द हेड ऑफ देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। अच्छा जी, अब अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स की बात करें तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज
is defined as centralized unit within an organization or department that oversees or improves the management of projects. कि वो आपका centralized unit है जो आपके projects की management को देख रहा होता है और क्या improvements आ रही हैं उसको देख रहा होता है. अब PMOs ओरिजिनली डेवलप हुए जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो उनके प्रोजेक्ट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो ठीक नहीं जा रहा था कि वो बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को साथ नहीं लेकर चल रहे थे, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली डेवलप हुआ. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की. हम कहते हैं जो हमारा तीसरा की कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. एज ऑल ऑफ अस नो कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है. We can see here a culture is seen as a collective or shared learning of a group as it influences how that group is likely to respond in different situations. अब अगर हम कल्चर की बात करें तो हम कहते हैं हमारा कल्चर जो है वो अनरिटन होता है, रिटन नहीं होता. कल्चरल नॉर्म जो है वो गाइड कर रही होती हैं, कल्चरल नॉर्म्स आपके बिहेवियर्स को गाइड कर रही होती हैं, लेकिन ये रिटन नहीं होता किसी भी फॉर्म में. इसको आप रिसीव कर रहे होते हो. ये एक परसेप्शन होती है जो आपके एम्प्लॉयज उनके जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसकी बेस पे वो परसीव करते हैं कि कौन से जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से हमारे बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. तो आपका जो कल्चर है वो स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स को, और वो तमाम लोगों के लिए होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं. अब ये रूल ऑफ बिहेवियर है एंड इट इज हेल्ड बाय सम सबसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम कहते हैं कि आपका कल्चर जो है वो शेयर्ड होता है, इट इज हेल्ड बाय सम सबसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. समटाइम्स इट हैपेंस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका डिफरेंट कल्चर हो, बट वाइडली कल्चर जो होता है वो आपका शेयर्ड होता है. अब हम बात करते हैं हाउ डू कल्चर फॉर्म. कल्चर किस तरह से बनते हैं. अब जो की फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कल्चर को, वो टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिवॉर्ड सिस्टम, रूल्स एंड प्रोसीजर और की ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड क्रिटिकल इंसिडेंट्स. तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी एनवायरनमेंट, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपके रिवॉर्ड सिस्टम, रूल्स, प्रोसीजर्स, की ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का जो विजन है, उनका जो मिशन है, और क्रिटिकल इंसिडेंट्स आपके कल्चर को डेवलप कर रहे होते हैं. जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू इट्स कन्वर्जन प्रोसेस वेयरबाय इट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. अब यहाँ पर ये आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ये डिफाइन कर रही होती है कि किस तरह से आप इनपुट्स को कन्वर्ट करते हो आउटपुट्स में. ये सिंपल भी हो सकती है, ये आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्स और ऑटोमेटेड भी हो सकती है. तो आपकी टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है आपके कल्चर को, आपकी इन्वायरमेंट डिफाइन करती है आपके कल्चर को. अब जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं इन्वायरमेंट जो है वो आपके कल्चर को अफेक्ट करती है. आप फॉर एग्जांपल कंपनी जो सिंपल और स्लो चेंजिंग इन्वायरमेंट में होते हैं, उनके कल्चर्स में जो फैक्टर्स होते हैं वो लो रिस्क टेकिंग, स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी हो सकते हैं. इसी तरह से वो कंपनीज जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वहां पर दे आर एम्ड एट प्रमोटिंग रैपिड रिस्पॉन्स, एक्सटर्नल स्कैनिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड रिस्क टेकिंग. तो आपकी एनवायरनमेंट आपके कल्चर को इम्पैक्ट करती है. इसी तरह से ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो कल्चर को इम्पैक्ट करती है. रिवॉर्ड सिस्टम्स जो है आपके, कि आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से रिवॉर्ड कर रहे हो, किस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, वो आपका कल्चर का पार्ट बन जाता है. रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और ये फॉर्म कर रहे होते हैं आपके कल्चर्स को कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, डिफरेंट जो आपसे बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड है वो क्या है, और उनको हमने किस तरह से रूल्स में और प्रोसीजर्स में डिफाइन किया हुआ है. इसी तरह से की ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन होता है उनका इम्पैक्ट होता है कल्चर पर कि कल्चर किस तरह से होगा. इसी तरह से क्रिटिकल इंसिडेंट्स अगर हैं आपके कोई विच आर इन द फॉर्म ऑफ मे बी स्टोरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्रिटिकल इंसिडेंट भी आपके कल्चर को बना रहे होते हैं. तो ये डिफरेंट वेज हैं जिससे कल्चर जो है वो फॉर्मुलेट हो रहे होते हैं. अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट होता है. हाउ? क्योंकि यहाँ पर आपका जो कल्चर है वो अफेक्ट करता है कि किस तरह से मैनेजर्स एवेलुएट करेंगे परफॉर्मेंस को, प्रोजेक्ट टीम की परफॉर्मेंस को, और आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स को किस तरह से एवेलुएट किया जाएगा. यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बात की कि सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट टीम के साथ. तो आपका जो कल्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो डिटर्मिन कर रहा होगा इस चीज़ को. एम्प्लॉय कमिटमेंट टू गोल्स होना चाहिए.
प्रोजेक्ट्स क्योंकि डिपेंड कर रहे होते हैं कमिटमेंट एंड मोटिवेशन ऑफ द पर्सनल पर, तो वो कल्चर जो आपकी एम्प्लॉय कमिटमेंट को प्रमोट कर रहा है, स्पेसिफिक कल्चर में प्रोजेक्ट्स जो है वो सक्सेसफुल होंगे। इसी तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग में और आपकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन में भी इन तमाम स्टेजेस में, इन तमाम चीज़ों में जो है वो आपके कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है कि ये प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कल्चर इन पर इम्पैक्ट कर रहा होता है और कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन सारी चीज़ों पर। So we can say a culture can powerfully affect the manner in which departments within an organization view the process of the project management. Now, here is an assignment for you, and the question is: discuss positive effects of a supportive organizational culture on project management practices versus those of a culture that works against project management. Support your answer with relevant examples. तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर रेलेवेंट एग्जांपल्स देनी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देनी है कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर, और अगर आपका कल्चर सपोर्टिव नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपने रेलेवेंट और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज योर असाइनमेंट। आपको आपकी असाइनमेंट को सबमिट करवाने की डेडलाइन जो है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।